पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ का परिभाषा हम लोग क्या लिखे थे? तो जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। हम समझाए थे अगर कोई बिंदु आवेश है उसको केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ बनाया जाए तो वह गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। अगर कोई रैखिक आवेश है उसको अक्ष मानकर अगर किसी बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण किया जाए तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ होता है। अब समविभव पृष्ठ के दो गुण हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखो पहला गुण क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। एक गुण ये हो गया समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब आप पूछेंगे कि कैसे हम लोग पता चल गया कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होगी, समानांतर क्यों नहीं होगी या अन्य किसी कोण पर क्यों नहीं होगी? तो मान लो कि ये कोई तुम्हारा समविभव पृष्ठ है, तो जितना विभव बिंदु ए पर है उतना ही बिंदु बी पर है। इन दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर पूछा जाए तो VA माइनस VB बराबर क्या होगा? 0। क्यों? चूंकि इन दोनों बिंदुओं का विभव समान है। अब अगर विभवांतर 0 है तो आपको एक संबंध बताए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर के बीच कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यानी सूत्र था E बराबर माइनस dV/dr। तो जब विभवांतर ही शून्य है इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान इस पृष्ठ के समानांतर क्या है? शून्य है। या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि हर जगह विभव बराबर है, यानी पृष्ठ पर विभव जो है वो अचर है। तो विभव जब अचर है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का घटक क्या होगा? शून्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर पृष्ठ के समानांतर शून्य है इसका मतलब है कि उसका संपूर्ण जो घटक है वो किस दिशा में है? तो पृष्ठ के लंबवत है। तो इसी आधार पर यह पहला गुण लिखा गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब दूसरा गुण, तो अब बात स्पष्ट हो गई कि समविभव पृष्ठ के किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? तो हम लोग सूत्र लिखे थे कि यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर dV है तो किसी आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर सूत्र होता है Q इंटू dV। तो जब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा शून्य होगा। अतः किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो एक गुण ये हम लोग लिख देते हैं, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक विस्थापित करने में
किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये दो गुण याद रखना है। कई बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 12 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, समविभव पृष्ठ क्या है, इसके 2 गुणों का उल्लेख करें। तो समविभव पृष्ठ को परिभाषित करके आप ये दोनों गुणों को लिख दीजिएगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, और दूसरा, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब इसके बाद गॉस के प्रमेय में जाने से पहले उस प्रमेय में उपयोग होगा एक भौतिक राशि ठोस कोण, जिसकी चर्चा क्लास 11th के चैप्टर 1 में ही हम लोग कर देते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा उसकी चर्चा हम करते हैं। इसका उपयोग होगा ठोस कोण, या इसी को घन कोण भी कहा जाता है, सॉलिड एंगल। एक होता है समतल कोण। समतल कोण आप जानते हैं, किसी रेखा खंड द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को कहा जाता है समतल कोण, और किसी बिंदु पर समतल कोण का जो अधिकतम मान है वह कितना के बराबर होता है, तो 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री। अब यहां पर ठोस कोण क्या है, तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को कहा जाता है ठोस कोण, और ठोस कोण जो है उसका ऐसा ही मात्रक बताया गया है एस्टे रेडियन। जैसे ये कोई पृष्ठ है, इसका एरिया ए है। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण, अगर इसकी दूरी यहाँ से आर है पृष्ठ से, तो पृष्ठ के हर बिंदु से इसको हम लोग मिलाएंगे। यहां पर जो ये कोण बनेगा इसी को कहा गया ठोस कोण। अगर ये ठोस कोण को हम लोग ऐसे ओमेगा द्वारा सूचित करें, तो ओमेगा बराबर सूत्र हो जाएगा A/r²। जैसे आप जानते हैं कोई रेखा खंड है जिसकी लंबाई l है, तो r दूरी के बिंदु पर इसके द्वारा बनाए गए इस समतल कोण थीटा का मान l/ क्या होता है, r होता है। उसी प्रकार से a क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा r दूरी के बिंदु पर बनाए गए ठोस कोण का मान ओमेगा बराबर सूत्र होता है A/r²। अगर यह पृष्ठ इस अभिलंबवत से थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो इस केस में इसके द्वारा यहां पर बनाए गए ठोस कोण का मान हो जाएगा A cos θ/r²। अब जिस प्रकार से किसी बिंदु पर बनाए गए अधिकतम समतल कोण का मान 2 पाई होता है, उसी प्रकार किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। जैसे ये कोई पृष्ठ है, बंद है, इसके अंदर अगर कोई बिंदु है, तो इस पृष्ठ द्वारा इस पर बनाए गए जो ठोस कोण है इसका मान कितना होगा, 4 पाई होगा। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ दे दिए, चर्चा कर दिए। इसका उपयोग होगा किसमें, गॉस के प्रमेय में। हम बताए थे कहीं किताब में गॉस प्रमेय लिखा हुआ है, कहीं गॉस का नियम भी लिखा हुआ है, कहीं गॉस का सिद्धांत भी लिखा हुआ है, तो उससे नहीं घबराना है, जो पूछे एक ही कथन। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे गॉस का प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, कभी किताब में गॉस के जगह पर बहुत जगह गाउस भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गाउस। तो इससे नहीं घबराना है। गॉस थ्योरम। तो गॉस का प्रमेय क्या है, तब प्रमेय का कथन है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणज होता है। क्या है कथन, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल
विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणज होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणज होता है। इसको याद रखना है। अब इसी को हम लोग गणितीय रूप में लिखेंगे तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग किसके द्वारा सीखे, फाई के द्वारा। समाकलन E.dA, हम लोग सूत्र लिखे थे फाई जो है EA cos थीटा यानी E.A के बराबर है। अगर पृष्ठ किसी भी आकृति का है तो पहले उसके छोटे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को हम लोग निकालते हैं, फिर समाकलन के द्वारा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन E.dA, और थ्योरम के अनुसार उसके अंदर स्थित आवेश का बीजगणितीय योग बटा एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के प्रमेय का जो कथन है उसी का एक गणितीय रूप है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणज होता है। आपसे कहीं सवाल पूछ दे, ये एक बंद पृष्ठ है किसी भी आकृति का, किसी भी आकार का, इसका कोई प्रभाव नहीं है फ्लक्स के मान पर। अगर मान लो यहां पर ये दो बिंदुएं हैं A और B, यहां पर 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश है और यहां पर -5 माइक्रोकूलम्ब आवेश। अब आपसे पूछ दे कि इस बंद पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो प्रमेय के अनुसार फाई बराबर सिग्मा क्यू मतलब आवेशों का बीजगणितीय योग। तो 10 माइक्रोकूलम्ब और -5 का योग 5 माइक्रोकूलम्ब, क्या बचा 5 माइक्रोकूलम्ब। तो यहां पर क्या लिखिए 5 गुना 10 के पावर -6 बटा एप्सिलॉन 0। इसका मान आप जानते हैं 8.85 गुना 10 के पावर -12। इसको हल कीजिएगा, विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा 0। क्यों, तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, तो दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण बराबर होता है, चिन्ह विपरीत होता है, तो आवेशों का बीजगणितीय जो वहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब इसी को हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे, क्योंकि कई बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है गॉस के प्रमेय को लिखें तथा इसे सिद्ध करें। इसको ध्यान से देखिएगा। मान लो ये कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर बिंदु A पर प्लस Q चार्ज है। अब इससे टोटल जो फ्लक्स गुजरेगा वह कितना होना चाहिए, तो Q/ε0। थ्योरम के अनुसार यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब देखो, अब यहां पर इस पृष्ठ से एक छोटा सा हमने टुकड़ा काट लिया जिसका क्षेत्रफल है dA, और इसके अंदर यहां पर एक बिंदु है P जो इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर है। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E, इसकी यही दिशा होगी। चूंकि ये धन आवेश हम लिए हैं, अगर ऋण रहता तो आकर्षण होता, धन है तो प्रतिकर्षण। क्योंकि जहां पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है वहां पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की गणना हम लोग करते हैं, और परीक्षण आवेश हमेशा क्या ले जाता है, धनात्मक। तो आवेश Q के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर, क्या हम लोग सूत्र पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब देखो यह जो छोटा टुकड़ा है, मान लो इस बिंदु A पर इसके द्वारा बनाया गया ठोस कोण क्या है, डी ओमेगा। इस छोटे टुकड़े के पृष्ठ का ये लंबवत है और E की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा बना रही है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला यह जो छोटा टुकड़ा है, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, सूत्र क्या है, यहां E की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। सूत्र है कि अगर E पृष्ठ के लंबवत के साथ थीटा कोण बनाती है और पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर सूत्र क्या होता है, E A cos थीटा। तो dA क्षेत्रफल वाले टुकड़ा से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई इजिकल E dA cos थीटा। अब E का जो मान है उसको रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर dA cos थीटा। अब इस प्रकार के अनेक छोटे छोटे टुकड़ा आप काट सकते हैं और सबसे गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल करके और क्या करना है, जोड़ देना है। तो ऐसी स्थिति में जोड़ की क्रिया के लिए हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं, समाकलन की। तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर dA cos थीटा। संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर dA cos थीटा। आप देखो इसको लिख सकते हैं, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q समाकलन dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर, यही बच गया। और अभी समझ आए कि यह क्या हो गया, तो उस छोटा टुकड़ा द्वारा बिंदु A पर बनाया गया ठोस कोण, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q समाकलन d ओमेगा, चूंकि d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर समाकलन d ओमेगा मतलब संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित बिंदु A पर बनाया गया ठोस कोण। हमने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित बिंदु पर बनाए गए ठोस कोण का मान 4 पाई के बराबर। तो इतना के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, तो 1/Q इंटू 4 पाई, किसके जगह पर, इतना के जगह पर, चूंकि समाकलन d ओमेगा बराबर 4 पाई, ये कैंसिल हो गया, तो फाई बराबर सूत्र हो गया Q बटा एप्सिलॉन। तो देखो इस गॉस प्रमेय से आपको 2-3 बात ध्यान देना है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो केवल एक बात पर निर्भर कर रहा है कि पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है। कुल मतलब जो भी आवेश है उसका पहले आप बीजगणितीय योग निकालेंगे और वह आवेश और बटा में क्या है, एप्सिलॉन 0। अगर उस बंद पृष्ठ की आकृति क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उसका आकार क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं। अगर छोटा गोलीय पृष्ठ है
उससे भी फ्लक्स उतना ही गुजरेगा, और बड़ा गोलीय पृष्ठ है उससे भी उतना ही गुजरेगा। गोला के जगह पर अगर उसी आवेश को किसी घन के अंदर रख दे, किसी घनाभ के अंदर रख दे, किसी बेलनाकार पृष्ठ के अंदर रख दे, उससे फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर सूत्र उसके अंदर स्थित कुल आवेश बटा एप्सिलॉन 0। जैसे आपसे पूछ दे कि एक गोलीय पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह फाई बराबर 4। विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको बताए थे, एक बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक हम बताए थे वोल्ट मीटर। तो अगर इसके अंदर जो है इससे गुजरने वाला फ्लक्स 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 4 सेंटीमीटर कर दी जाए तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा? क्या जवाब होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? चूंकि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित केवल आवेश पर निर्भर करता है, उसके आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो इस बात को आपको याद रखना है नोट में। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब इसके बाद इस गॉस के प्रमेय का उपयोग करके हम लोग 3 अलग अलग आवेशित वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। अभी तक जो हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए हैं उसमें किसी एक बिंदु आवेश के कारण आप तीव्रता निकाल सकते हैं, एक से अधिक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता निकाले हैं। इन सब में हम लोग किस नियम का उपयोग किए हैं? कूलम के नियम का। अब इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे, जैसे कोई आवेशित खोखला गोला के कारण तीव्रता, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण तीव्रता, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण तीव्रता, इनके द्वारा भी कूलम के नियम के उपयोग करके तीव्रता निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इन सबके कारण तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है किस प्रमेय के उपयोग से? तो गॉस प्रमेय के उपयोग से। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि गॉस प्रमेय के उपयोग से हम लोग इन आवेशित आकृतियों से विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे प्राप्त करेंगे। थैंक यू।